हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का टॉपिक इन्वेस्टिंग के ऊपर है। ठीक है, सो आज कुछ मैं ऐसा ऐसा चीज़ सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मुझे लगता है कि ये चीज़ मुझे कोई क्लास फाइव नहीं, जब मैं 5 साल की उम्र में होता तो अगर कोई सिखा देता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। बट मुझे दुख उस बात का नहीं है कि चलो 5 साल की उम्र में कोई सिखाया नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि इतने बड़े बड़े फाइनेंस टीचर्स के पास मैंने पढ़ाई किया, बट वो लोग ने सब कुछ सिखाया बट यही नहीं सिखाया। तो मतलब आई वो बहुत बड़ा दुख है। सो आज हम लोग इन्वेस्टिंग सीखेंगे एंड इट कैन बी, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इन्वेस्टिंग, मैं बोल सकता हूँ कि इट कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ठीक है, बहुत सिंपल से चीजों से हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वी लर्न एवरीथिंग। सो बिफोर वी बिगिन आई विल टेल यू दैट वॉच दिस वीडियो एट योर ओन कंफर्टेबल स्पीड, लाइक 1.5x 2x, जैसा भी स्पीड आपको कंफर्टेबल हो। एंड प्लीज बियर विद द लेंथ ऑफ द वीडियो। आई नो, मतलब आई हैव अ लॉट टू कवर। तो आप एक क्लास लेते हो, आप एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ते हो एक एक साल या उससे भी ज्यादा टाइम, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट एक चीज सीखने में मेरे को थोड़ा तो आधा घंटा 1 घंटा तो डिवोट करना पड़ेगा। सो प्लीज बियर विद द लेंथ ऑफ द वीडियो। ओके, सो सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग क्या क्या मिथ्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट मिथ विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहिए एक्स्ट्रा रिटर्न रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट मिथ। टू मच नॉलेज रिक्वायर्ड, बहुत कुछ है, दिमाग चाहिए यार, बहुत पढ़े लिखे लोग ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आम आदमी नहीं कर सकता। थर्ड है, बहुत रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा, एवरी टाइम मेरे को स्टॉक मार्केट को खोल खोल के देखना पड़ेगा, मैं पढ़ाई करूंगा कि कैसे करूंगा ये वाला, बिकॉज आई हैव टू स्पेंड टाइम ऑन माई स्टडीज, आई कैन नॉट डू ऑल दिस। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द फोर्थ थिंग इज, जो सबको बोलता है कि यार आ जाओ इन्वेस्टिंग में, एक बार तुम इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, यू लूज मनी बट यू लर्न। तो दिस इज नॉट हाउ इन्वेस्टिंग वर्क्स, यू विल नॉट लूज इवन अ पेनी। तो 1 रुपया भी आप नहीं लूज करोगे अगर आप सही से इन्वेस्टिंग करोगे। विल टॉक अबाउट हाउ वी मिनिमाइज द रिस्क एंड एवरीथिंग। और जो भी हम लोग ने अगर कोई फाइनेंस बैकग्राउंड का है तो जो भी हम लोग ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ कुछ चीज हमने पढ़ा, आज हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे, थोड़ा सा मतलब समझेंगे प्रैक्टिकली वो क्या बोलना चाह रहा था वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू कंटेंट्स टॉपिक कि हम लोग बात करेंगे कि कितना रिटर्न चाहिए हम लोग को बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, जल्दी स्टार्ट करने का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, कैन आई बी रिच लाइक वॉरेन बफेट, हम लोग वॉरेन बफेट की तरह अमीर बन सकते हैं क्या, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वाई स्टॉक प्राइसेस इंक्रीजेस, इज मार्केट एक्सपेंसिव, शुड आई इन्वेस्ट नाउ। ठीक है ना, ये सारा क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज के कंटेंट्स में करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग कि हाउ मच रिटर्न रिक्वायर्ड। सो मैं आपके सामने एक एक्सेल शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ बेसिकली, like how much will rupees 1,50,000 invested every year become after 40 years at 7.8% per annum? This is my first thing. तो इसको पहले देखते हैं कि कितना अमाउंट बनता है। ठीक है, 7.8% के रेट ऑफ रिटर्न में। तो इसके लिए हम लोग सिंपल एक, अगर किसी को नहीं पता तो एक फ्यूचर वैल्यू करके एक फॉर्मूला होता है, एंड इधर पर हम लोग को फर्स्ट चीज वो मांगता है रेट, तो आप दे देंगे रेट 7.8। उसके बाद वो मांगता है एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स मांगता है। तो रेट आप क्योंकि ईयर में दिए हो तो पीरियड्स भी आप ईयर में दोगे तो पीरियड्स हो जाएगा 40। पीएमटी, पीएमटी मांग रहा है कि आप एवरी मंथ कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या, एवरी मंथ, तो यहाँ पर हम एवरी मंथ कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 1,50,000 हम लोग अभी कितना वन टाइम कितना इन्वेस्ट करें, 1,50,000। सो 1,50,000 हम लोग दिए और इसको क्लोज कर दिया, सॉरी हाँ, 1,50,000 हमने दिया, कॉमा दिया, जीरो, एंड देन वी क्लोज दिस ब्रैकेट। अच्छा सॉरी, 7.8 यहाँ पर मैंने परसेंटेज का साइन नहीं दिया। यस, 40 years, 1,50,000 future value. Yes. So it is coming to around sorry, I did some mistake. I will take you through the formula once again. Future value rate will be 7.8%, number of periods will be 40, and PMT, PMT will be how much you are every year investing. So you are investing every year 1,50,000 PMT। जब हम लोग हर बार इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग PMT में फिगर देते हैं, और PV हम तब देते हैं
जब हम लोग एक बार में कुछ लमसम इन्वेस्ट कर दिए, जैसे 1,50,000 हमने हर बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार में हमने 10 लाख दे दिया प्लस 1,50,000 एवरी ईयर किए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर 10 लाख देंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ नहीं करें, तो हम लोग 0 रखेंगे और टाइप विल बी एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, साल के एंड में देंगे। और सो इट इज कमिंग टू अराउंड 3,68,69,000, ठीक है। सो दिस वाज द, अगर हम 1,50,000 को हम हर साल 40 साल के लिए रखते हैं, तो 3,68,00,000 होता है। बट आई डोंट नो आपको ये नंबर देख के मजा आया होगा कि नहीं, बट अब मैं जो आपको दिखाऊंगा उसको देख के आपको जरूर से मजा आएगा कि अगर वही 1,50,000, यहाँ पर क्या था, हम लोग ने 1,50,000 को 40 साल दिया, सो कितना हम लोग ने ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया इंटू 40, हम लोग ने 60 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1,50,000 को वन टाइम सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, सॉरी वन टाइम इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 7.8% की जगह मैं 15% देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको करता हूं तो सेम होगा फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू रेट विल बी 15%, नंबर ऑफ पीरियड्स विल बी 40, पीएमटी, यहाँ पर पीएमटी कुछ होगा क्या, यहाँ पर पीएमटी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लमसम वन टाइम इन्वेस्ट करें, वन टाइम कितना बार, तो हम लोग पीवी में फिगर देंगे, 1,50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इट विल बी एंड ऑफ द पीरियड एंड देन द ब्रैकेट क्लोज। सो यू सी द डिफरेंस कि एक इंसान ने 1,50,000 सिर्फ एक बार इन्वेस्ट किया 15% रिटर्न में, तो उसका फिगर आता है 4 करोड़ 1,79,000, और एक इंसान ने 1,50,000 7.8% में 40 ईयर्स के लिए हर साल इन्वेस्ट किया, तो उसका फिगर आ रहा है 3,68,00,000। सो यहाँ पर मैं क्या दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर मैं दिखा रहा था कि एक सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न, अगर 15% भी रिटर्न हो एक लंबे समय में, वो बहुत ज्यादा मिरेकल कर सकता है। मतलब वो 1,50,000 आज अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो 4 करोड़ रुपया हो सकता है 15% इंटरेस्ट में। 15% इंटरेस्ट कौन देगा, कैसे देगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज वेयर एक दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो हम लोग बार बार सुनते आते हैं कि कितना लंबे समय में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अगर कोई इंसान 5,000 रुपीज पर मंथ से इन्वेस्ट करना चाहे, तो इसको हम लोग करते हैं 5,000 रुपीज पर मंथ 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करे, तो उसका क्या वैल्यू आता है, ठीक है। सो इधर पर भी सेम फॉर्मूला होगा, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर रेट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ने रेट जो यूज किया है 17% यूज किया है, तो 17% डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रेट को भी हम लोग पर मंथ में ले आएंगे, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स इंटू 12, तो 60 पीरियड्स, 60 टाइम्स हम लोग 5,000 एवरी मंथ देते जाएंगे, ठीक है। और पीएमटी कितना हो जाएगा, 5,000 पर मंथ, क्योंकि हम लोग 5,000 पर मंथ दे रहे हैं। और प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं होगा, 0 रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग लमसम, इसीलिए। और इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे और 0 देंगे और क्लोज कर देंगे। सो इट इज कमिंग टू 4,67,000। सो एक बंदा अगर 5,000 रुपीज 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, 5 साल के लिए, तो उसका 5 साल बाद पैसा सिर्फ 4,67,000 आता है, और जो कि बनता है, जो कि हम लोग ने इन्वेस्ट कितना किया, 3 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि 5,000 पर मंथ। तो उसको मजा नहीं आता इन्वेस्ट करके, क्योंकि वो बोलता है 3 लाख रुपीज 5 साल दिया मैंने, हर महीने मेरा 5,000 इतना मुश्किल से जमा के दे रहा था, लेकिन 4,67,000 ही बना। लेकिन अब 10 साल बाद देखो, वही पैसा 4,67,000 15 लाख बन जा रहा है, और अभी अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है, 6 लाख रुपीज। और 5 साल बाद अगर आप देखोगे, तो वही पैसा 40 लैक्स हो जाएगा। ऐसे ही करके आप 20 साल बाद देखोगे, 25 साल बाद देखोगे, 25 साल बाद देखोगे, तो वही पैसा सिर्फ आप हर साल, आप देखो हर 5 साल में आप सिर्फ 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन हर 5 साल में इफेक्ट देखो, 15 साल में जो पैसा 40 लाख था, वो पैसा 20 साल में जाके 99 लैक्स बन गया, और फिर 5 साल बाद जाके 2 करोड़ 36, और ऐसे ही 30 साल बाद जाके 5 करोड़ 55 लैख। सो दिस इज वाई कंपाउंडिंग को 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। दैट इज वाई कि लंबे समय में वो इतना बड़ा मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। आप यहाँ पर अगर 35 ईयर्स में जाके वो 12 करोड़ है, वो 40 ईयर्स में जाके 30 करोड़ बन जा रहा है। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया, 3 लाख रुपया, अगर सपोज आप वो 3 लाख रुपया नहीं इन्वेस्ट करते, तो आपका कैपिटल में भी और थोड़ा सा ही कम था, एटलीस्ट ये पैसा 12 करोड़ 95 जो है, वो ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट सॉरी 27-28 करोड़ तो हो ही जाता, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, तो मैं यहाँ पर यही बताने की कोशिश कर रहा था कि
15 से 17% रिटर्न अगर हम लोग को अगर इन्वेस्टमेंट करते हुए मिल जाता है, सो दैट विल बी इनफ टू मेक अस फील द रिच। क्योंकि यहाँ पर आप जो अमाउंट देख रहे हो, दिस इज अराउंड, हाँ, सो इट इज अराउंड 300, सॉरी मैं गिन ही नहीं पा रहा हूँ, 5 6 7, हाँ सॉरी 30 करोड़। सो 5,000 रुपीज एवरी मंथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो 30 करोड़ हो जा रहा है बाय द एंड ऑफ 40। सो इफ यू आर 20 ईयर ओल्ड, अब आपको बस 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना है एक नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट में, जो कि मैं अभी बताऊंगा वो क्या होगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और उसमें 15 से 17% अगर आपको रिटर्न मिल जाता है फॉर लंबे समय, तो आपको कुछ नहीं करना है, इट इट टर्न्स। तो ये 5,000 अगर आप करो, और आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा, आप उसमें अमाउंट बढ़ाते जाओगे, आपका सैलरी बढ़ेगा, वैसे बढ़ाते जाओगे, तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज वेल्थ। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा, मतलब हर हर एक दिन में या हर 5 दिन में या हर 6 महीने में 100% रिटर्न का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर हमको थोड़ा सा हेल्दी रिटर्न मिल जाए 15 से 16%, दैट इज इनफ। द सेकेंड थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि चलो ये तो मान रहे हैं कि हम लोग कि वी, फर्स्ट थिंग आई एम ट्राइंग टू प्रूव कि ये फिल्दी रिच बन जाएंगे। अब बहुत जन के क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बट मेरे को ना वॉरेन बफेट जैसा रिच बनना है, बिकॉज ही इज द almost the richest person in the world, one of the richest person in the world, ठीक है, and he has made a lot of money. I want to be an investor like him, like you want to be an investor like him. I also want to be an investor like him, मतलब मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ। तो मैं यही पता करने की कोशिश किया कि वॉरेन बफेट साल में कितना परसेंट रिटर्न कमा लेता है बेसिकली। तो इतना का मतलब इतना बड़ा वेल्थ क्रिएट किया तो उसने कितना परसेंट रिटर्न कमाया। सो उसके लिए मैं जाऊंगा वॉरेन बफेट का एनुअल रिपोर्ट में, बर्कशायर हैथवे का, ठीक है, और ये है उसका एनुअल रिपोर्ट। वो वहां पर देता है उसका स्टॉक प्राइस का कितना परसेंटेज ग्रो किया है। सो यहाँ पर 1965 से उसने वो कंपनी चला रहा है, और उसका स्टॉक प्राइस आप जब देखोगे, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, उसका स्टॉक प्राइस अगर आप देखोगे तो 49, इसके बाद 96 3.54% का कमा, ठीक है। उसके बाद ये नीचे 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 आप आओगे तो आपको दिखेगा कि CAGR उन उसका है 20%, ठीक है। सो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ने सिर्फ साल में 20% ही रिटर्न कमाया है ओनली। ही हैज नॉट डन एनी इन्वेस्टमेंट जहां पर उसका ऐसे करके पैसा डाला और पैसा 6 महीना में डबल हो गया, तो उसने बस 20% रिटर्न कमाया है। सो तो अगर वो 20% रिटर्न कमा रहा है, और अगर हम कुछ इन्वेस्ट करें जहां पर 15 17% रिटर्न हमें मिल रहा है, तो ये बात तो श्योर है कि हम वॉरेन बफेट जैसा तो रिच नहीं बन सकते, बट हम रिच तो जरूर बन सकते हैं, इतना तो है। वो तो हमने देखा कि 5,000 रुपीज 30 करोड़ बन रहा है, ठीक है, वो तो हम बन सकते हैं, लेकिन वॉरेन बफेट जैसा नहीं बन सकते। प्लस इसमें और एक चीज ऐड कर दूं कि ये 20%, तो अगर वॉरेन बफेट जैसा रिच बनने के लिए हम लोग को एटलीस्ट 25% इंडियन मार्केट में कमाना पड़ेगा, क्योंकि वो यूएस मार्केट में ऑन एन एवरी ईयर 20% कमा रहा है। तो वहां पर इन्फ्लेशन कम है और यहाँ पर इन्फ्लेशन ज्यादा है, सो हमें ऑलमोस्ट 25-26% रिटर्न कमाना पड़ेगा, तब जाके हम वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बस यही प्रूव करना चाहता था कि आप जो सुनते हो कि यार उसने ना 3 दिन में पैसा डबल कर लिया या 6 महीने में पैसा कर लिया, कोई भी इंसान रिटर्न से बड़ा नहीं बनता है, स्केल से बड़ा बनता है। इट इज द अमाउंट विच यू हैव इन्वेस्टेड which makes you big. Okay, so आपने देखा वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर भी 20% ही रिटर्न कमा रहे हैं, so he's not doing something। तो वही मैंने मेरा फर्स्ट चीज आपको यही प्रूव कराना था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स तो नहीं चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आपको दिख रहा है, उसका शेयर वैल्यू हर साल 20% से ही बढ़ा है, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज दैट यहां तक अगर आप कन्विंस हो गए हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हाउ मच रिटर्न चाहिए, सेकंड अब आते हैं कि ठीक है 15% रिटर्न 16% रिटर्न, मेरे को बात समझ में आ गया मन, कि तुम बोलना चाह रहे हो कि इतना मिल जाए तो ठीक है, बट हम अभी नहीं करना चाहते यार, अभी इन्वेस्टमेंट मेरे को समझना नहीं है। आई डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। अब तुम अब जो बोलोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये करना है, मुझे नहीं समझना। एंड बिकॉज आई एक बार मैं पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट क्लियर माई वॉट एवर स्टडीज आई एम डूइंग, या लेट मी फोकस ऑन दैट, एंड देन आई विल डू। आई एम लाइक अच्छा ओके, एक बार पहले मजा तो देख लो कि आप अगर अभी शुरू करते हो या 10 साल बाद शुरू करते हो तो क्या होता है। तो सेम हुआ एक मेरे सपोजिटली मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ। मैं दो दोस्त थे, मैं और मेरा दोस्त, उसने मेरे को 20 साल की उम्र में सपोजिटली मेरे को बोला कि
अमन चल 20,000 का इन्वेस्टमेंट एक चीज में करते हैं, यहाँ पर 17% रिटर्न देगा तुझे 40 ईयर्स के लिए। तो मैंने बोला अच्छा, मैं बोला कि अभी मेरे को नहीं लगाना इसमें दिमाग, मेरे को कुछ इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आता, आई विल एक बार मैं पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से कर लूँ तो कर लूंगा। तो वो 20,000 करके इन्वेस्टमेंट लगाए। चलो अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि 20,000 का इन्वेस्टमेंट 40 साल बाद कितना बनेगा। तो सेम है फॉर्मूला, अभी हम लोग ने सीखा, फ्यूचर वैल्यू रेट हो जाएगा 17%, 17 डिवाइडेड बाई 12, पीरियड्स हो जाएगा 40, 40 पीरियड्स इंटू 12, पीरियड्स को भी हम मंथ्स में देंगे, टोटल कितना मंथ्स वो इन्वेस्ट किया। और पीएमटी हर महीना हम लोग 20,000 करके इन्वेस्ट कर रहा है वो लड़का, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं रहेगा क्योंकि लमसम कुछ नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, और एंड ऑफ द पीरियड हो जाएगा महीने के एंड में। और ये आता है 120 करोड़। इट्स, अगर वो 20,000 रुपया करके, सपोजिटली वो 20 साल का है, तो वो अगर हर महीने 20,000 करके इन्वेस्ट करता है एट अ 17% इंटरेस्ट रेट, तो वो 120 करोड़ बन जाता है। बट मैं बोला कि यार ठीक है, तू अभी से कर रहा है कर ले, मैं करूंगा, लेट मी जस्ट अर्न, मतलब आफ्टर 8 to 10 ईयर्स आई विल स्टार्ट, जब मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा, मेरा बहुत सैलरी आएगा। और तो अभी तुम 20,000 कर रहे हैं ना, मैं तब 40,000 से करूंगा इन्वेस्टमेंट, आई विल डू इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000, फ्रॉम 40,000 से स्टार्ट करूंगा। सो लेट्स सी, जब दोनों 60 होते तो दोनों का वेल्थ में कितना डिफरेंस होता। तो सेम फ्यूचर वैल्यू 17% डिवाइडेड बाई 12 इंटू कॉमा पीरियड्स हो जाएगा 40 इंटू 12 कॉमा पीएमटी माइनस 40,000, क्योंकि ये 40,000 करके दे रहा है, 40,000 करके। अच्छा, यहाँ पर इसके पास सिर्फ 30 ईयर्स ही इन्वेस्ट कर पाएगा बिकॉज ये स्टार्टेड लेट। सो ये 30 ईयर्स किया। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि दोनों का वेल्थ में कितना डिफरेंस है। सो 30,0 एंड सो मैं 44 करोड़ कमा पाया। When I turned 60, I had created a corpus of 44 crores, और मेरा जो दोस्त था उसने 120 crores कमा लिया, ठीक है। So this is the difference of this is the difference between effects of starting early, and here भी आपको समझ में आ गया कि power of compounding क्या तगड़े तरीके से वर्क करता है। both did investment at the rate of 17%, but एक जो 20 साल का उम्र का लड़का है और जो 30 साल में जो उसने इन्वेस्टमेंट चालू किया, वो लोग अपना कॉर्पस में कितना बड़ा गैप ला सकते हैं। इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 76 करोड़ का गैप आ जाएगा, जबकि उसने इन्वेस्टमेंट भी हर महीने 40,000 किया, और ये अभी भी 20,000 करे जा रहा है। अगर ये बढ़ा देता अपना सैलरी के हिसाब से, 40 कर देता था एट द एज ऑफ 30, या और बढ़ा देता, तो उसका तो आप सोच भी नहीं सकते। सो आई ट्राई टू प्रूव यू दैट देयर इज अ मैसिव बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं 5 साल की उम्र में ये सीख लेता तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा होता। एनीवेज, नहीं सीख पाया, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज में निराश किया कि यार चलो रिच तो बन जाएंगे, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह रिच नहीं बन पाएंगे, लेकिन उसका भी आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट थिंग। सो अब क्वेश्चन है, चलो ठीक है, हमको इतना कन्विंस हो गया कि रिटर्न इतना मिल जाने से ठीक है, स्टार्टिंग अर्ली का भी मैंने बता दिया, रिच लाइक वॉरेन बफेट भी ठीक है, नहीं बन पाएंगे, लेकिन हम लोग फिल्दी रिच तो बन जाएंगे। अब द क्वेश्चन इज इन्वेस्ट कहाँ करें। सो अब उसको डिस्कस करते हैं। तो सी सिंपल, हम लोग सारा पैसा, हम लोग इंडिविजुअल्स, लाइक दिस इज वर्किंग, यस, हाँ। सो हम लोग वी ऑल इन्वेस्ट एज एन इंडिविजुअल्स इन बैंक, पीपीएफ, ईपीएफ, एलआईसी, अदर्स, ऐसा टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। वी इन्वेस्ट हियर, एंड ये लोग सारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट्स में करते हैं, राइट। तो दे इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट्स। तो अगर मतलब इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट्स, और कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट कमाती है, और प्रॉफिट्स कमा के इनको देती है, दे गिव इट टू हिम एंड दे गिव इट बैक टू अस, दे अगेन गिव इट बैक टू अस, ठीक है। सो दिस आर रिस्क फ्री। तो अगर ये लोग कर रहे हैं, हम लोग से पैसा ले रहे हैं और फिर इधर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा रिटर्न कमा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली अगर कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करें, बेसिकली इफ यू इन्वेस्ट डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट्स एंड एवरीथिंग, सो वी विल बी अर्निंग मोर, ठीक है। सो द सिंपल फर्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल, दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट्स, द बट बट द प्रॉब्लम इज दैट कि कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, सो देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद इट, ठीक है ना। तो अब हम लोग को आगे समझना पड़ेगा कि कैसे करेंगे कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट करना तो जरूरी है, बिकॉज ये लोग ही बिजनेस करते हैं, फ्रॉम बिजनेस दे जनरेट प्रॉफिट्स, एंड फ्रॉम दैट प्रॉफिट ओनली सबको पैसा मिलता है, बैंक्स को भी वहीं से पैसा मिलता है, और बैंक्स हमको भी वहीं से देता है, ठीक है। सो हम लोग को यहाँ तो करना है, बट अभी इसको, बट यहाँ पर रिस्क है, बिकॉज इफ यू इन्वेस्ट ऐसे ही जाके बस कोई भी कॉर्पोरेट में पैसा लगा दिए, इफ दे गिव देम टू डू देयर बिजनेस, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू टर्न इनटू प्रॉफिट, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट।
सो कॉर्पोरेट्स में कैसे पैसा लगाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। सो वी विल रीड दैट। तो उससे पहले हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट से चाहे तो प्रॉफिट मिलता है जिसको हमको डिविडेंड की तरह मिलता है, या फिर उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, उसका शेयर प्राइस का वैल्यू इंक्रीज होता है जिसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। बेसिकली एक चीज, उसका शेयर का प्राइस में भी 100 रुपया होगा, सॉरी, शेयर का प्राइस 100 रुपया होगा, वो मे बी 200 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 100 से इट विल टर्न टू 300 रुपीज एंड दिस विल बी अर्निंग। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन यील्ड, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज, पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 100 से 300 होता क्यों है, व्हाई डज द स्टॉक प्राइसेस इंक्रीजेस। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, हम लोग को ये चीज बहुत समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज क्यों होता है, व्हाई यू सी एवरीथिंग कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब समझो एक कंपनी है, ठीक है, जो ईयर 2015 में है और जो रेवेन्यू 10 लाख साल का कमाती है। ये रेवेन्यू की जगह आई थिंक सो आई हैव रिटन समथिंग रॉन्ग, आई शुड राइट कि प्रॉफिट, या फिर ऐसे प्रॉफिट 10 लाख कमाता है सपोजिटली, ठीक है। रेवेन्यू और भी मे बी ज्यादा कहो, ठीक है, प्रॉफिट 10 लाख रुपए कमाता है। तो वो बोल रहे हैं कि आज के डेट में अगर तुमको मेरे बिजनेस में पैसा लगाना है या फिर मेरा बिजनेस खरीदना है, सो यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज, राइट, यू हैव टू गिव मी एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज। मैं बोला अच्छा ओके। 2020 में मैं यही कंपनी के पास वापस गया, इस डेट पे ये प्रॉफिट 20 लाख रुपीज कमा रही थी, 20 लाख रुपीज। मैं गया, मैंने बोला भाई 1 करोड़ में मुझे तुम्हारा बिजनेस खरीदना है। वो मेरे को बोला आर यू मीन्स डू यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, द टाइम व्हेन आई टोल्ड यू दैट गिव माय कंपनी इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज, उस समय मैं सिर्फ रेवेन्यू और या फिर प्रॉफिट क्या हो 10 लाख रुपया कमाता था। आज के टाइम में मैं प्रॉफिट साल में 20 लाख कमाता हूँ, मेरा रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है डबल, और मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। So will I not charge you more? Of course I will charge you more. Of course I will charge you more because I'm generating more profit now. So I will maybe charge you 2 crores or maybe 3 crores. कैसे valuation होता है उस पे अभी हम नहीं जा रहे. But what I wanted to make you understand that stock prices increase because the profits of the company increase, or you can say the earning capacity of the company increases. If the earning capacity does not increase in the long run, stock prices will never increase of these companies. Okay, so this is the first this is the important thing कि stock prices increase कैसे होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ठीक है। सो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। सो इफ यू नो और इफ यू डोंट नो, देयर आर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, ठीक है। वन इज BSE एंड वन इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जहां पर कंपनीज अपने आप को लिस्ट करते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं अपने बिजनेस पे लगाने के लिए, एंड देन दे गिव इट बैक आइदर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, जो भी उसका वैल्यूएशन बढ़ता है। द सेकेंड थिंग इज, ये दोनों कंपनीज के वैसे इंडिया में बहुत सारे इंडेक्सेस है, बट देयर आर टू वेरी कॉमन इंडेक्सेस, वन इज सेंसेक्स एंड वन इज निफ्टी। ये होता क्या है, बेसिकली ये एक मेजर करने के लिए बनाया जाता है, इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट करता है ये, ठीक है, कि हाउ इज द मार्केट परफॉर्मिंग। बेसिकली इट इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इट हेल्प्स अस इन नोइंग दैट, ठीक है। सो इसमें होता क्या, ये इंडेक्स बेसिकली है कि यहाँ पर एक बकेट बनाया है और यहाँ पर टॉप 30 कंपनीज है, बेसिकली टॉप 30 कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट वैल्यू। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप, बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। सो अगर एक कंपनी जिसका मार्केट प्राइस सपोजिटली उसका एक प्राइस है 10 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स है 100, ठीक है, ये हो गया प्राइस, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। सो इसका मार्केट वैल्यू कितना हुआ 1000 रुपीज। बट एक कंपनी है सपोजिटली प्राइस 1 रुपीज और नंबर ऑफ शेयर्स है 1 लाख, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया 1 लाख रुपीज, ठीक है, यस 1 लाख रुपीज। सो ये कंपनी बड़ी कंपनी होगी, ठीक है ना, इसको वेटेज ज्यादा दिया जाएगा, और ये कंपनी छोटी कंपनी है, इसको वेटेज कम दिया जाएगा। तो इट इज नॉट द प्राइस ऑफ द शेयर, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि टॉप 30 कंपनीज का मार्केट वैल्यू में क्या उतार चढ़ाव हुआ जा रहा है उसको मेजर करते हैं, और इसमें वेटेज जो बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट में ज्यादा वैल्यू है
वैल्यू है उसको दिया जाता है पहला ज्यादा, और जो छोटी कंपनीज है इस उसको कम दिया जाता है। मतलब कि अगर बड़ा कंपनी हाँ, बड़ा कंपनी को ज्यादा दिया जाता है और छोटा कंपनी को कम दिया जाता है। उसी तरह एक इंडेक्स बना गया है निफ्टी 50। ये भी सेम होता है, इसमें सिर्फ टॉप 50 कंपनीज होती है, ठीक है। यहाँ पर 30 कंपनीज होती है, तो अगर इसमें 30 और इसमें 50 है, तो टॉप का इंडिया का टॉप 30 कंपनीज और टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 में जो टॉप 30 कंपनीज होगा वो तो दोनों सेम ही होगा, और जो बाकी 20 कंपनीज होगा इसमें ज्यादा है, बट उसका अपना वेटेज बहुत कम होता है, मतलब उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम होता है। तो उसका प्राइस में थोड़ा बहुत ज्यादा चेंज होने से, क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम है, तो ज्यादा हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप जब देखते हो कि अगर निफ्टी सेंसेक्स भी 1% से ऊपर जाता है, तो निफ्टी भी नियरली 1% या 0.99% से ऊपर ही जाता है, ठीक है। बिकॉज द नीचे वाला कंपनी में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन भी हो रहा है, उसका वेटेज क्योंकि कम है, सो हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो ये होता है सेंसेक्स एंड निफ्टी। अब द क्वेश्चन इज दैट, अब हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स है, अच्छा बाय द वे, सेंसेक्स एंड निफ्टी इज, इसमें जो टॉप 30 कंपनीज होती है, ये ऐसा नहीं कि एक बार टॉप 30 कंपनीज बन गई तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। ये हर 6 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है, और अगर कोई कंपनी खराब कर रही है तो उसको इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है, और कोई कंपनीज अच्छा कर रही है तो उसको इंडेक्स में डाला जाता है। 1980s में आप देखोगे जो टॉप 30 कंपनीज थी, और अभी जो टॉप 30 कंपनीज है, बहुत कंपनीज बदल गई है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ स्टैटिक बास्केट, इट इज अ डायनेमिक बास्केट, ठीक है। मतलब ये चेंज होते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। एंड सो दिस वाज अबाउट सेंसेक्स एंड निफ्टी। सो इसका सेंसेक्स का बेस जो था वो 1979 का था, वो 100 था, और आज के डेट में वो ऑलमोस्ट 60,000 में चल रहा है। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम उसने एक बेस बना दिया कि अगर सपोजिटली 1979 में हम सिंपल टर्म्स में बोले कि अगर टॉप 50 कंपनीज का मार्केट वैल्यू 100 रुपीज था, सो आज के डेट में टॉप 50 कंपनीज का मार्केट वैल्यू 60,000 रुपीज है, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट 600 टाइम्स मार्केट वैल्यू बढ़ गया है, ठीक है। सो अगर मार्केट पहले उसको देख भी लेते हैं, लेट अस सी वेदर एक्चुअल में बढ़ा है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना है। सो यहाँ पर आप सेंसेक्स में गूगल कर सेंसेक्स कर लेना। सो यहाँ पर ये डेटा 1986 से दिखाता है, क्योंकि वहां से वो लोग डेटा पब्लिश किया, बट इसने बेस को 100 1979 से माना था। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ये अभी 60,000 के आसपास चल रहा है, मतलब 600 टाइम्स इंक्रीज किया है। तो अब आप समझ सकते हो कि द मार्केट वैल्यू ऑफ टॉप 50 कंपनीज in the period of 43 years has gone up by 600 times. So what can be the reason? अभी हम लोग ने पढ़ के आया कि why does the stock prices increases? Stock prices increases because the profit of the company increases, because the revenue of the companies increases. मतलब कि अगर market value which is dependent on the price of the which is dependent on the price of the share of the company, if the market value is increasing, means the price is increasing, and it is increasing because the earnings of the company has increased, मतलब उसका प्रॉफिट ज्यादा हो रहा होगा, और उसका प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा होगा मतलब उसका रेवेन्यू भी ज्यादा हो रहा होगा। मतलब रेवेन्यू क्योंकि ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा हुआ है, इसीलिए वैल्यू उसका 600 टाइम्स इंक्रीज किया गया है। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू। So that is the reason it has gone up by 600 times. Now coming to that, एक रिलेशनशिप समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड मार्केट कैप, ठीक है। सो जीडीपी का मतलब आप लोग जानते होंगे कि इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी का होता है ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, ठीक है। सो बोला जाता है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोला जाता है कि जीडीपी एंड मार्केट कैप का एक रिलेशनशिप है। अब अब हमने क्या बोला, मार्केट कैप अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट कैप इफ इट इज गोइंग अप, द रीजन इज बिकॉज द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी हैज इंप्रूव्ड, दैट्स व्हाई इट इज अर्निंग। एक कंपनी जो पहले 10 लाख कमाती थी, अभी अगर वो 20 लाख कमा रही है, सो उसको हम लोग ज्यादा पैसा देंगे आज के डेट में, अगर मुझे उस कंपनी को खरीदना पड़ेगा। सिमिलर, तो अर्निंग्स इंक्रीज किया गया है, तो अर्निंग्स इंक्रीज किया गया है, तो मतलब इसका मतलब रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ होगा तभी अर्निंग्स इंक्रीज होगा, ठीक है। इतना हाई वैल्यू में रेवेन्यू इंक्रीज होगा तभी अर्निंग्स इंक्रीज होगा। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है बेसिकली, तभी अर्निंग्स इंक्रीज हो रहा है, और अर्निंग्स इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट कैप इंक्रीज हो रहा है। और ये रेवेन्यू क्या होता है, ये भी तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है, ठीक है। सो तो वी कैन से दैट
वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह जीडीपी बढ़ता है, if the GDP is increasing, means the market cap is also increasing. In that case we can say that there is a direct relationship कि GDP अगर बढ़ रहा है तो market cap भी बढ़ रहा है, क्योंकि GDP is the gross value of goods and services, and अगर वैल्यू ऑफ सर्विसेज बढ़ रहा है मतलब इस ये जो कंपनीज है इनकी अर्निंग्स रेवेन्यू बढ़ रही है, सॉरी रेवेन्यू बढ़ रहा है और उसका अर्निंग्स बढ़ रहा है और उसका प्रॉफिट भी अर्निंग्स बढ़ रहा है और इसीलिए उसका मार्केट कैप कर रहा है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एंड मार्केट कैप, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई टुक सो and GDP of our country almost increases by a healthy 15%, almost 14 to 15%, जिसमें कि 7% जो होता है ऑलमोस्ट वो होता है रियल टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है, और 7% होता है इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। रियल टर्म्स में इंक्रीज होना मतलब कि 7 टर्म्स में वो एक्चुअल में पीपल आर सेलिंग मोर, प्रोड्यूसिंग मोर इन द कंट्री, एंड 7% इज बिकॉज द प्राइसेस हैव गॉन अप, दैट्स व्हाई। सो इसीलिए जब मैं एग्जांपल ले रहा था 14-15% का, सो तो इसीलिए एग्जांपल ले रहा था कि हमें 14-15% रिटर्न मिल जाएगा, सो इफ वी इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ये जो टॉप 50 कंपनीज होती है ये ऑलमोस्ट हम लोग का मतलब जीडीपी में मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करती है, और ये जो टॉप 50 कंपनीज होती है ये टोटल मार्केट कैप ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज में भी मोर देन 50% स्टैंड करता है। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द टॉप 50 कंपनीज बेसिकली, देन व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग इन द थॉट दैट कि इकोनॉमी अगर बढ़ेगा, बेसिकली इफ द इकोनॉमी ग्रोज तो ये टॉप 50 कंपनीज भी ग्रो करेंगे, और ये टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगे तो इसका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो हमें भी 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। सो इतने देर से जो हम लोग बात कर रहे थे कि वेयर टू इन्वेस्ट, सो आई वाज टेलिंग यू टू जस्ट इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। अपने इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, सो आप टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगा दो बेसिकली, और टॉप 50 कंपनीज में, और उसका जिस तरह से अर्निंग्स बढ़ेगा उस तरीके से आपको भी रिटर्न वैसा ही मिलेगा, और जो कि जीडीपी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि इन लोग का कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बहुत ज्यादा होता है टॉप 50 कंपनीज में, और ज्यादा होता है, एंड इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी नहीं होता क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबल कंपनीज होती है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट अब एक प्रॉब्लम है, तो हम क्या टॉप 50 कंपनीज को पूरा निकाले लिस्ट की क्या है टॉप 50 कंपनीज का लिस्ट और उसका वेट, जैसे कि हाँ टॉप 50 कंपनीज में आपको एक चीज दिखा दूं कि जैसे कि ये निफ्टी का टॉप 50 कंपनीज में ये है अभी कंस्टिट्यूट जो मेजर वेटेज है, जैसे रिलायंस सबसे बड़ा आता है 10.77 वेटेज दिया जा रहा है, इन्फोसिस आ रहा है 9.23, एचडीएफसी में 8.54, सो ये वेटेज है निफ्टी का, ठीक है। ऐसे कंपनीज है और ये लोग इतने सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस, फार्मा, मेटल्स, ठीक है। इतने सारे, इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका बन जाता है बेसिकली इफ यू इन्वेस्ट इन द टॉप 50 कंपनीज। तो आप जो पढ़ते हो कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, yes sir, sorry, standard deviation of the portfolio we have to make it मिनिमम, ठीक है ना। सो अब जब इतने डाइवर्सिफाइड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जो टॉप 50 का कंस्टिट्यूएंट्स है, इतना सारा डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स है, सो ऑब्वियस यू मिनिमाइज ऑल द रिस्क, यू मिनिमाइज द रिस्क, एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट जब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क रह जाता है। तो यही जैसे मैं आपको बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बोल रहा था कि हम लोग जो पढ़ते हैं बुक्स में वो वाला के ऊपर थोड़ा बात करेंगे, तो वहां पर आप पढ़ते होंगे कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कैंसिल हो जाता है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क यही होता है कि आप स्टॉक का रिस्क को कमा देते हो, कि अगर आप सपोजिटली इन्फोसिस लेते हो और आईटी सेक्टर अच्छा काम नहीं करता, तो अगर आईटी सेक्टर नहीं अच्छा काम करता तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री अच्छा काम करता, या फिर ई कॉमर्स अच्छा काम करता, या फिर बैंक्स अच्छा काम करता, या फिर एफएमसीजी अच्छा काम करता। सो इतना, तो अगर ये स्टॉक नहीं चलेगा तो ये स्टॉक चलेगा, तो मतलब आप पूरा इसका सॉरी क्या मैं बोल हाँ सॉरी मैं भूल गया। सो आप पूरा स्टॉक का रिस्क को खत्म कर देते हो, आपके पास सिर्फ रह जाता है मार्केट का रिस्क। तो मार्केट जो रिएक्ट करते कभी कभी बिना कुछ हुए ही, बिना अर्निंग्स वर्निंग्स ड्रॉप हुए ही, कुछ भी नहीं होकर भी वो ये चीज मतलब वैल्यू कम जाता है, ऐसा चीज
ऐसा एरर को, ऐसा रिस्क को आप मिटिगेट कर मतलब स्टॉक का रिस्क को मिटिगेट कर देते हो, तो सिर्फ आपके पास वो मार्केट का रिस्क हो जाता है, मार्केट का उतार चढ़ाव, जो कि डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर से हो जाता है बेसिकली। अचानक से मार्केट रिएक्ट कर देते विदाउट एनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद. So that is the systematic risk and this is the unsystematic risk. So basically this was the relationship between GDP and market cap. So you understood that what we are talking about is that invest in the economy of the country simply. And because the GDP grows by 15 14 15%, so if you, and the top 50 companies contribute almost more than 50% to the GDP. And so if the GDP is growing, means the top 50 companies are growing, and it is not, and वो baskets भी change होता रहता है, तो उसमें अगर सपोजली एक दो कंपनीज खराब करते रहेगी तो उसको चेंज करके दूसरा कंपनीज आ जाएगी, और ऐसे करके आप इन्वेस्ट करेंगे, तो जिस तरीके से जीडी कंट्री का इकोनॉमिक का ग्रो हो रहा है, वैसे ही आपका भी शेयर्स का ग्रो होगा, एंड देन यू विल बी अल्टीमेटली एंडिंग अप अ हेल्दी रिटर्न. दिस इज व्हाट is the concept of investing in Nifty 50. Okay, but the thing is that निफ्टी 50 में मतलब कि निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज में एक तो है कि आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो, कि आपको रिलायंस को 10% का वेटेज में लेना पड़ेगा, इन्फोसिस 9% वेटेज, मतलब आपको 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करना है तो 10 रुपया आपको रिलायंस में लगाना पड़ेगा, 9 रुपया इन्फोसिस में लगाना पड़ेगा, एचडीएफसी में 8.5 8 रुपया लगाना पड़ेगा वैसे ही, और आईटीसी में जैसे 2 रुपया लगाना पड़ेगा. और भी कंपनीज है, ये सब मेजर मेजर कंपनीज है. मैंने जैसे बोला कि 30 कंपनीज भी बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसके बाद जो लास्ट का 20 कंपनीज बच जाता है वो बहुत छोटा होता है बहुत कंपेरेटिवली. तो एक तो वो कर सकते हो, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, तो वो करना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है. आप एवरीडे, बिकॉज द वेटेज एवरीडे चेंजेस, ओके, सो इतना आपको कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट, सो यू कैन गो फॉर एन इंडेक्स फंड. बेसिकली आप एक इंडेक्स फंड होता है, इंडेक्स फंड इज सिमिलर लाइक अ म्यूचुअल फंड. एक म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसा लेता है एंड देन दे इन्वेस्ट टू स्टॉक्स विच दे फील लाइक आर गुड एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना. सो इंडेक्स फंड डज द सिमिलर थिंग. इसमें सिर्फ यही होता है कि these are पैसिव इन नेचर. इसको हम लोग पैसिव होता है ये नेचर में, मतलब इसमें एक्टिवली कोई म्यूचुअल फंड एजेंट, म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड हाउस है और जो उसका आदमी है जो उसमें इन्वेस्ट करता है, वो बहुत ज्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता है. बिकॉज व्हाट ही हैज टू डू इज दैट, आपने इसको पैसा दिया 100 रुपया, और वो जो इंडेक्स को देख के, वो इंडेक्स का जो वेटेजेस है, वो रिलायंस, इन्फोसिस और जो भी है उसमें इन्वेस्ट कर देता है. एंड इसलिए उसको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता, और इसीलिए इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है. एक्सपेंस रेशियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक्सपेंस रेशियो कैसे देख सकते हैं, ठीक है. सो यू कैन जस्ट बाय एन इंडेक्स फंड, और इसको आप अगर इकोनॉमी पर बिलीव करते हो, इफ यू बिलीव दैट द इकोनॉमी विल गो डू वेल इन द लॉन्ग रन, सी यू नीड टू बी एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है. बिकॉज आप अगर अगर आप ऑप्टिमिस्ट नहीं, आप फ्यूचर को लेके बोल रहे कि कुछ भी हो सकता है, तो स्टॉक मार्केट इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू. बिकॉज यू हैव टू बी एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, यू नीड टू थिंक पॉजिटिव, ठीक है. और तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम होता है, मतलब मिनिमम 0.20%, और कुछ कुछ का तो 0.05% भी होता है, ठीक है. और कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि जिसमें कि 1% 2% एक्सपेंस रेशियो भी होता है, ठीक है. सो if the अगर 1-2% वाला है, तो अगर if the firm fund is getting a return of supposedly 17%, what you will end up getting is 15% only. और ये जो गैप होता है ना, आप एक चीज को 17% से कंपाउंड करके देखना और एक चीज को 15% से, यू नो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग नाउ, तो देखना वेल्थ में कितना डिफरेंस होता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30-40 ईयर्स, ठीक है. सो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है. इसमें आपको कोई डर भी नहीं है. योर मनी विल नेवर बिकम जीरो, ओके. सो इन्वेस्टिंग का दो ही रूल्स होता है. वॉरेन बफेट सर ने हम लोग को सिखाया है कि इन्वेस्टिंग का दो ही रूल होता है. फर्स्ट होता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल, अपना कैपिटल को हमेशा प्रोटेक्ट करो, नेवर लूज योर कैपिटल बेसिकली. एंड द सेकेंड इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, ठीक है. तो आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कहीं भी पैसा लगा रहे हो, ये चीज याद रखना, आपको कैपिटल को हमेशा इंटैक्ट रखना है. आप अगर 10 रुपया लेके हो, तो आप 10 को 100 बना सकते हो, 100 को 1000 भी बना सकते हो, लेकिन ये 10 रुपया जिस दिन जीरो हो जाएगा, आप इसको 1 रुपया भी नहीं बना सकते. सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग. इंडेक्स विल नेवर बिकम जीरो, बिकॉज your market cap of all 50 companies can never become zero. So that's why I told you that I will talk about an investment where it will be risk सबसे कम होगा,
ठीक है। आप मार्केट, देयर इज अ रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, मार्केट का अप्स एंड डाउन्स, मार्केट का अप्स एंड डाउन्स हैपेंस विद डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, ठीक है। कि लोगों को लगता है कि फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लाइक इन कोविड टाइम द मार्केट केम डाउन टू 8000 लेवल्स, इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी ऑलमोस्ट 8000 लेवल्स, बट इतना सबको लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ क्या? सो इट वाज सो सो चीप दैट टाइम, मार्केट कैप मतलब ऑलमोस्ट कंपनीज का इतना ज्यादा, मतलब और जब निफ्टी 8000 पे आता है फ्रॉम द लेवल ऑफ 12000, तो बाकी सब बड़े बड़े कंपनीज तो 50-60% ड्रॉप करते हैं, मोर देन, बिकॉज इट तो ड्रॉप करते हैं, सो इट बिकम सो सो चीप, ठीक है ना। सो योर मनी विल नेवर बिकम जीरो इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट, अच्छा, इंडेक्स फंड्स को आप कैसे खरीद सकते हैं, इसको आप इसको भी आप जान लो, ठीक है। अच्छा, आई विल टॉक अबाउट हाउ टू बाय एन इंडेक्स फंड, ठीक है, आई विल टॉक इट अबाउट लेटर, बट अब पहले समझते हैं कि ये सारा जो चीज हम लोग कंसेप्ट के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एक सिनेरियो की वी आर टेलिंग दैट द जीडीपी ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, जीडीपी विल इंक्रीज, and that's why the value, the revenue of the companies will increase, of the top companies will increase where we are investing, and और उसके साथ अगर टॉप 50 कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और तब इसीलिए उसका मार्केट कैप भी बढ़ेगा, बिकॉज द प्रॉफिट, अगर वो 10 लाख पहले कमा रहा है, 20 लाख बाद में कमा रहा है, तो ये बढ़ेगा, ठीक है ना। बट अगर सपोजिटली जीडीपी बढ़ा ही नहीं, जीडीपी कांस्टेंट रह गया या डाउन हो गया, तो उस केस में कैसे होगा? मतलब हम तो फ्यूचर को ऑप्टिमिस्ट भाव से सोच रहे हैं कि जीडीपी बढ़ेगा ही कंट्री का, एंड जीडीपी अगर बढ़ा तो टॉप 50 कंपनीज लोग ज्यादा सेल करेंगे, जो भी टॉप 50 कंपनीज होंगे बड़े बड़े, और सारा कंपनीज ज्यादा सेल करेंगे और उसका प्रॉफिट इसलिए बढ़ेगा, और ये, बट अगर नहीं हुआ तो इस तो यही क्वेश्चन वॉरेन बफेट सर को भी पूछा गया था कि ऐसा हुआ तो मतलब हाउ डू यू से दैट जीडीपी बढ़ेगा ही? तो बोला, यार तुम लोग पढ़े लिखे लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है, यू थिंक अ लॉट, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, एक स्टेटमेंट दिया था, नो मैटर व्हाट हैपेंस, द फ्यूचर जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रेजेंट जनरेशन, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये होगा। तो बोला बेटर, आपने जो बोला इंसान को समझ में नहीं आया कि यार कैसे बेटर बोल रहे हैं, कि अब बहुत जन बोलते हैं कि प्रीवियस लाइफ वाज बेटर, हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, सबके साथ हंसना बोलना होता था, आजकल सब कोई फोन्स में अट्रैक्टेड होता है, मतलब बहुत मेंटल डिस्ट्रैक्शन है, मेंटल पीस चला गया है, या बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो लाइफ स्टाइल तो कहीं भी बेटर, इंसान बोल रहे हैं कि कुछ कुछ, सबका एवरीवन हैज अ डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, लाइफ स्टाइल तो बेटर नहीं हो रहा है, बट उन्होंने बोला कि अरे बेटर का मतलब, मेरा ये मतलब नहीं था, बेटर मतलब था कि नो मैटर व्हाट हैपन, बेटर का मतलब था कि इफ you are able to consume more than what you are able to consume previously, then that means you are having a better life। तो मतलब अगर मैं कंज्यूम ज्यादा कर पा रहा हूँ rather than पहले जितना कंज्यूम कर पाता था, so that means we are having a कंजम्पशन कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वी आर हैविंग अ बेटर लाइफ, ठीक है ना। सो कंजम्पशन, अब आप देखो द डेटा विच यू आर कंज्यूमिंग, what you used to years consume 5 years back and what you are consuming now in anything, the vehicles, 20 साल पहले जितना गाड़ी चलता था अभी कितना है, अभी इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है सब जगह, सो जहां जहां पहले लाइट्स नहीं था वहां टीवीज आएगा, फ्रिज आएगा, एसी लगेगा, बहुत कुछ लगेगा, ठीक है। सो इन एवरीथिंग वॉट एवर, मोबाइल फोन्स, इफ यू सी द मोबाइल फोन्स, पहले कितना मोबाइल फोन्स था, अभी कितना मोबाइल है, वॉट एवर यू थिंक, फूड आइटम्स भी आप देख लो, इतना खाने का चीज बन गया, इतना सारा, पहले इतना लिमिटेड होता था। सो एवरीथिंग इफ यू सी, वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर, so that is the reason why we are betting that the GDP of the country will always increase, India जैसे कंट्री का GDP will always increase, और मतलब countries, because the we will consume more and more, so if you are consuming more and more, supposedly हम consume more कर रहे हैं, तो एक जन produce more कर रहा होगा, produce more, तो means the value of goods and services are getting produced more, and which in turn will increase the GDP, that is a simple thing, ठीक है। so इसीलिए GDP increase होगा। so this was what I wanted to explain you। now coming to the fact कि चलो ठीक है, I understood कि इधर पर करना चाहिए, आपने रिटर्न के बारे में बता दिया, कहाँ इन्वेस्ट करना है वो भी बता दिया, कैसे इन्वेस्ट करना है वो नहीं बताया, बट ठीक है, वो बता दिया। अब क्वेश्चन है कि निफ्टी 50 क्यों, कोई और म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं ना,
सिंपल सा बात है। बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड है, वो भी डाइवर्सिफाइड होते हैं, वहां पर भी रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जो है वो कम जाएगा और हम लोग वहां पर भी कमाएंगे। सो एक तो मैंने आपको बता दिया था कि एक्सपेंस रेशियो के बारे में, एक्सपेंस रेशियो इज वेरी हाई, ठीक है ना, वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और प्लस हमेशा याद रखना, आप इंडेक्स फंड जब भी लोगे आपको डायरेक्ट लेना पड़ेगा, तो आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगता, वो भी 1% के आसपास होता है, डिपेंड करता है। अगर एवरेज में तो वो भी आप बचा लेते हो, तो इफ यू आर गेटिंग अ 16% इन रेगुलर प्लान, यू विल गेट अ अल्टीमेटली यू विल गेट अ 15% रिटर्न, और 15 और 16 का कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देख ही सकते हो, ठीक है। सो ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट प्लान, ऑलवेज, ठीक है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट, तो हम लोग म्यूचुअल फंड ही ले लेते हैं यार, वो लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अगर 17-18%, 20% अगर कमा दिया और तुम्हारा, तो ये 15% ही देगा बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना थोड़ा दिमाग लगाने दे, जो लोग को आता है दिमाग लगाना, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज, अभी पढ़ेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। आपने अगर फाइनेंस पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा पता होगा कि ये चीज हमें एक ना एक बार आपको ये वर्ड टर्म आया होगा, ये क्या होता है हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। तो बेसिकली बोला जाता है, देखो, आपको लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न तो उतना ही मिलेगा जितना द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज ग्रोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है, बिकॉज यू अंडरस्टूड दैट if the GDP of the country is growing, then only the earnings will improve, and then only the market cap will grow, the value of the shares of the company will improve. बट कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो आपको अगर अगर शॉर्ट में आपको ये जो 20% मिल रहा है सपोजिटली, या 30% रिटर्न कमा रहे हो, या 40% रिटर्न कमा रहे हो, ये तभी हो सकता है कि आपने कोई चीज को बहुत अंडर वैल्यू में खरीद लिया हो। मतलब सपोजिटली एक कंपनी थी जिसका वैल्यू होना चाहिए था 1000 रुपीज, और वो सपोजिटली 100 रुपीज एवरी ईयर अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं, 100 रुपीज, 100 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10% रिटर्न कमाते हैं, आप 1000 रुपीज देते हैं और 100 रुपीज करके प्रॉफिट वो जनरेट कर रहे हैं, नॉर्मल। लेकिन अगर यही कंपनी आपको सपोजिटली 500 रुपीज में मिला, तो तो आपको, और आपको फिर रिटर्न 100 ही मिल रहा है, तो आपने कितना रिटर्न कमाया? 20 रुपीज। तो ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसे आपने कोई सस्ता कंपनी खोज लिया जो कि अंडर वैल्यूड है, तभी ऐसा सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा चीज हर कोई दिमाग लगा रहा है, एवरी देयर आर सो मेनी एजुकेटेड पीपल हु आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट दिस ऐसा ऐसा शेयर्स। तो अल्टीमेटली ऐसा शेयर्स कुछ बचता ही नहीं है, मतलब देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज कमिंग टू द फेयर वैल्यू, मतलब कि सब कुछ पार में आ जा रहा है, बिकॉज एवरीवन खोज रहा है कि यार वो सस्ता स्टॉक कहाँ है जो कि इतना सस्ते डिस्काउंट में मिले और उसको मैं खरीदूं। तो जब इतने जन दिमाग लगाना है, तो अल्टीमेटली कुछ भी सस्ता बचता नहीं है मार्केट में, और एवरीथिंग इज ट्रेडेड फेयरली। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का कंसेप्ट यही कहता है कि मार्केट में सब चीज फेयरली वैल्यूड है, ठीक है, ना ज्यादा ना कम, तो इट इज फेयरली वैल्यूड, ठीक है ना। तो ऐसे केस में इसको आप सिंपल एग्जांपल में आप ले सकते हो कि आपको भीड़ रास्ता में कभी भी 2000 का नोट गिरा हुआ नहीं मिलेगा, अगर मिला तो वो नकली होगा बेसिकली। सो सेम चीज है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, इतना जन दिमाग लगा रहा है तो आपको कुछ सस्ता मिलेगा नहीं, और सस्ता मिलेगा नहीं तो आप इंडेक्स को कैसे बिट करोगे? टॉप 50 कंपनीज का जो रिटर्न है, सो आपका रिटर्न भी वही जीडीपी जितना ग्रो कर रहा है उतना ही होगा, और इन वर्स्ट केस उससे बुरा भी हो सकता है। सो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन बाइंग निफ्टी 50। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट, जैसे मैंने बोला इंडेक्स निफ्टी 50 आई प्रूव्ड यू क्यों बाई करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू बाई। तो हाउ टू बाई में सिर्फ यही है कि आप दो तरीके से कर सकते हो। एक होता है म्यूचुअल फंड का वेबसाइट में आप जाओ, ठीक है ना, कोई भी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट में जाओ और वहां पर आप लिखो कुछ भी एच डी एफ सी निफ्टी 50, ठीक है, एच डी एफ सी निफ्टी 50 या फिर यूटीआई निफ्टी 50, ओके। एंड यू कैन, जैसे सिंपल, मतलब आप जाओ रजिस्टर करो, अगर आपका पास केवाईसी किया हुआ है, ठीक है, आप अपना पैन नंबर दोगे एंड यू कैन क्रिएट अ लॉग इन, जैसा फेसबुक में करते हो ना, सिंपल, जस्ट राइट द फंड नेम, यूटीआई निफ्टी फंडी, एच डी एफ सी निफ्टी 50, या कोई भी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी का लेना आईसीआईसी का लो, ठीक है। बस यही देखना कि जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज्यादा हो और एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो, वो आप देखना। दूसरा एक तरीका है कि आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी खरीद सकते हो, ईटीएफ, जो कि मतलब डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है, अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो उसमें आपको बहुत सारे निफ्टी 50 ईटीएफ आप सर्च करना। एक सबसे पुराना निफ्टी 50 होता है निपॉन का, निपॉन इंडिया निफ्टी 20 के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, निफ्टी 20। सो आप इसका भी खरीद सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। अगर ईटीएफ में आप जाते हो इसमें ऑलमोस्ट 0.05 होता है, जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड हाउस से जाके लेते हो जो कि
ट्रेडिंग नहीं होता एनएससी बीएससी में, तो वहां पर एटलीस्ट 0.20 का एक्सपेंस रेशियो मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर 0.05 होता है। तो और इसको आप रियल टाइम, मतलब कि ये आपको संग संग अभी मार्केट में 12 बज रहा है, तो 12 बजे आपने 1000 यूनिट्स खरीदा, तो 1000 यूनिट्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्लोजिंग नैप के ऊपर होता है, उसका क्लोजिंग प्राइस, उस डे का क्लोजिंग प्राइस जो होगा उस प्राइस में आपको मिलेगा। बट आई रिकमेंड यू टू गो फॉर द म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, बट द थिंग इज दैट ना, आप वो आप क्योंकि अभी डेवलप कर रहे हो हैबिट, तो आप यहाँ पर डिमेट देखोगे ना, आपको अचानक से किसी दिन आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया और अचानक से वो 50 रुपीज हो जाता है, 500 रुपीज हो जाता है, तो यू विल बी लाइक, अरे यार मेरा सारा पैसा डूब रहा है, एंड यू विल मे बी सेल इट। बट आपको पता है कि इसको सेल नहीं करना है। आप यू हैव ऑलरेडी कवर्ड योर अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक रिस्क। अब खाली मार्केट इधर उधर गिर रहा है, बट इन द लॉन्ग रन मार्केट विल ऑलवेज गो, बिकॉज द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल इंप्रूव। ओके, सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, एंड अदर वी कैन बाय फ्रॉम म्यूचुअल फंड वेबसाइट, ठीक है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के डेट में मार्केट एक्सपेंसिव है क्या? मतलब हम क्या अभी से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दे? ये तो मेरे को समझ में आया कि ठीक है अमन, मतलब तुमने दिखाया कि यार इट इज बेटर टू स्टार्ट अर्ली, बट मे बी मैं थोड़ा सा एक साल वेट कर जाता हूँ, अभी बहुत मार्केट हाई चल रहा है, ठीक है। सो अभी करेंगे तो सही नहीं होगा यार, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी जैसे कि तुमने देखा है 60,000 में सेंसेक्स चल रहा है, सो मे बी लेट इट कम टू 45,000, देन आई विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है ना। सो उसी तरह निफ्टी को भी देख लेते हैं आज की डेट में कहाँ चल रहा है। सो निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 17,700, ठीक है। सो ये भी कम आ जाएगा, तो यहाँ पर कर लेंगे। तो देखते हैं कि इसको पहले देखते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है कि नहीं। सो देर इज वन इंडिकेटर विच मिस्टर वॉरेन बफेट बोला, एक इंडिकेटर उन्होंने बोला था कि अगर मेरे को एक ही, वॉरेन बफेट इंडिकेटर बोला जाता है इसको, कि अगर मुझे एक ही इंडिकेटर देखना हो कि मार्केट एक्सपेंसिव है कि नहीं, सो आई विल चेक विद दिस मार्केट कैप बाय जीडीपी। एक रेशियो है जो कि बोला जाता है कि ये अगर 1 है इन डेवलपिंग कंट्रीज, सो मार्केट कैप टू जीडीपी, सो उसको बोला जाता है कि मार्केट इज ट्रेडिंग फेयरली, ठीक है। और इससे कम है तो मतलब मार्केट इज चीप, इससे ज्यादा है तो मार्केट इज एक्सपेंसिव, ठीक है, 1.5, ठीक है, ऐसा है। तो देख लेते क्या है। तो मेरे पास जीडीपी का डेटा ओपन किया था, आप बस लिखना वर्ल्ड बैंक जीडीपी इंडिया, ठीक है ना, तो आपको ये साइट खुल जाएगा। सो यहाँ पर आज 2020 का जो जीडीपी है डेट इज अराउंड 2.66 ट्रिलियन, ठीक है, 2.6। तो इसको हम लोग एक एक्सेल शीट में लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने ये लिखा था, फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। 2.66 ट्रिलियन है, ठीक है, जीडीपी ऑफ द कंट्री। एंड सेम, अगर मैं टॉप, आप सिर्फ लिखना मार्केट कैप ऑफ टॉप कंपनीज, 100 कंपनीज का मार्केट कैप, सो ये आ जाता है 269 लाख करोड़, ठीक है, 269 लाख करोड़। तो इसको लिख लेते हैं 269 लाख करोड़, 269 लाख करोड़ है, ठीक है। और ये है 2.66 ट्रिलियन, तो ये ट्रिलियन डॉलर्स है। तो इसको पहले मेरे को इसमें करना पड़ेगा 70, इसको मैंने आईएनआर में करना पड़ेगा, तो मैं इसको 75 से मल्टीप्लाई किया। सो इट इज कमिंग टू अराउंड 199 लाख करोड़। ट्रिलियन का मतलब होता है, ट्रिलियन डॉलर्स मींस, सॉरी, हाँ, लाख करोड़, ठीक है। सो इसमें ऑलमोस्ट 12 जीरोस है, ठीक है। सो 269, सो अब इधर मार्केट कैप मेरा हो गया 269, और मेरा ये हो गया जीडीपी हो गया 199। सो 1.35 इज द रेशियो विच इज कमिंग, ठीक है। So we can say that 1.95 is the ratio which is coming, तो मार्केट एक्सपेंसिव है। बट व्हाट वी आर मिसिंग इज दैट ये जो जीडीपी है ना, ये 2020 ईयर का है। सो दैट टाइम कोविड का टाइम था जहां पर बहुत सारा लॉकडाउन थे, तो अर्निंग्स उतना बेटर नहीं हुआ। बट अगर ये अर्निंग्स वापस से इस साल का जो 2021 का है, बिकॉज वी आर चेकिंग द मार्केट का अभी का करंट का है, तो ये अर्निंग्स थोड़ा सा अगर बढ़ भी जाता है, इफ इट गोज अप बाई 15% सपोजिटली, अगर नॉर्मल रिस्टोर हो जाता है, सो इट इज कमिंग टू 229। सो 229 भी अगर हम लोग देखें, 269 डिवाइडेड बाई 229, सो इट इज स्टिल कमिंग टू 1.17, क्योंकि इससे पहले वाला साल का ही आप देखो 2.871 ट्रिलियन डॉलर्स था। अगर 2.871 को भी हम लोग देखें, 2.871 इंटू 75 कर लेते हैं इसको आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए, इट इज ऑलमोस्ट कमिंग टू 215 लाख करोड़, ठीक है। सो अगर वो ये लेवल में भी अगर आ जाता है, फिर भी अगर ये लेवल में भी आ जाता है, तो 269 डिवाइडेड बाय 215, सो इट इज स्टिल 1.25, ठीक है। सो इट इज अगर आप 1.17 देखो, तो अगर वो 15% से ग्रो करता है, तो इट इज एक्सपेंसिव बट नॉट हॉरिबली एक्सपेंसिव, ठीक है। और 1.25 भी देखो तो हाँ, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो चलो इतना हम लोग मान लेते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है, ओके।
अग्रीड। तो हम लोग अगर अभी इन्वेस्ट कर दे और अगर बाद में इन्वेस्ट करें तो क्या फर्क पड़ेगा बेसिकली, अगर मे बी एक साल बाद इन्वेस्ट करें, लेट द मार्केट फॉल अ लिटिल। अभी जैसे निफ्टी इतना हाई में चल रहा है, सो थोड़ा कमने देते हैं, यहाँ पर आता है कहीं, यहाँ 14,000 लेवल में आता है, वेट करते हैं, कभी ना कभी तो गिरेगा, ठीक है, गिरेगा, ऑब्वियस सा बात है गिरेगा, लेकिन वेट करना कितना सही है वो हम लोग देखते हैं। सो दिस इज अ डेटा, ठीक है। आप यहाँ पर एक वैल्यू रिसर्च करके साइट है, यहाँ पर आप जाना, यहाँ पर आप सर्च करना निपॉन इंडिया ईटीएफ, ठीक है। ये बेसिकली जो इंडेक्स फंड है उसी का मैं बात कर रहा था। यहाँ पर आप सर्च करोगे और यहाँ पर डाउन में आना, तो यहाँ पर आता है एसआईपी रिटर्न करके आता है। तो यहाँ पर एसआईपी रिटर्न में जब मैं गया, एसआईपी रिटर्न में जाने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगा ईयर। तो अगर मैं 1,000 रुपीज से 1 जनवरी 2008 से 1,000 रुपीज से मैं अगर इन्वेस्ट करता, डेटा, हाँ अपडेट हो गया डेटा। सो अगर मैं 1,000 रुपीज से यहाँ पर इन्वेस्ट करता, सो ये अभी जाके 4,75,000 बन जाता, 4,475,975, ठीक है, 4,75,975 ऑन 21 जनवरी 2000 ये बनता। और कितना मैंने इन्वेस्ट किया, 1,69,000। तो मैंने 1 जनवरी 2009 क्यों 2008 क्यों लिया, उस समय वो हाउसिंग का ये आया था, बबल का पूरा बूम था एकदम, वो पीक था, ठीक है। तो दैट वाज अ पीक पॉइंट। आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी का चार्ट में, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट में, ये जो एकदम पीक का टाइम था, और उसके बाद मार्केट एकदम बॉटम में गिरा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक बार मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस लेवल से 1,000 रुपीज से यहाँ से शुरू करता इन्वेस्ट करना, तो अभी जाके यहाँ पर आके मेरा इन्वेस्टमेंट क्या बन जाता, और अगर मैं इस जगह में जाके इन्वेस्ट करना शुरू करूं तो अभी जाके मेरा इन्वेस्टमेंट क्या बन जाएगा। सो आपने देखा कि ये वाला फिगर तो बन जा रहा है 4,75,975। तो इसको लिख लेते हैं कि 4,75,975 ये हो जा रहा है, एंड द इन्वेस्टमेंट इज 1,69,000, ठीक है। एंड अभी करते हैं कि 1 जनवरी 2009 से अगर मैं इन्वेस्ट करना शुरू करता, सो इट इज 2009 जैन 2009 1 जनवरी 2009 से मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेट द चार्ट अपडेट। हाँ ये अपडेट हो गया। सो मैं यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो मैंने अभी तक इन्वेस्ट कितना किया, मैंने 12 महीना कम किया तो 1,57,000 इन्वेस्ट किया और 4,18,972 बना। तो 1,57,000 इन्वेस्ट किया और 4,18,972 बना मेरा इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं कि कौन ज्यादा रिटर्न कमा पाया। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रेट, ठीक है, हमको रेट निकालना है कि कितना हुआ। तो नंबर ऑफ पीरियड्स था यहाँ पर 169। एवरी मंथ हम लोग ने 1,000 रुपीज करके 169 पीरियड्स तक इन्वेस्ट किया। रेट पीएमटी में हो जाएगा 1,000, हम 1,000 रुपीज करके इन्वेस्ट कर रहे थे। पीवी हो जाएगा 0, ठीक है, हम लोग कुछ भी लमसम नहीं इन्वेस्ट किए थे, और हमें मिला पैसा 4,75,975 मिला। और यहाँ पर मैं 0 कर दिया और इसको क्लोज किया। और सिमिलरली अभी यहाँ पर आते हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। रेट नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएगा 157 नंबर ऑफ पीरियड्स, पीएमटी हो जाएगा सेम 1,000 रुपीज, और यहाँ पर हो जाएगा 4,18,972 हो जाएगा। और सॉरी ये हो जाएगा मेरा 0, present value will be 0 because we are not investing anything. 4,18,972 will be the future value and close, and this will be close. So इसको मुझे परसेंटेज में करना है। so it is coming to around, दोनों का 1% ही दिख रहा है, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। so this is coming to around ऑलमोस्ट 13% दोनों का। सो आप देख सकते हो कि आपने अगर एकदम एक्सपेंसिव, मार्केट एकदम एक्सपेंसिव थी तब भी इन्वेस्ट किया होता, और मार्केट एकदम बॉटम में है तब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 0.20 0.30 का ही है। सो डू नॉट वेट, द ऑलवेज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज राइट नाउ। उल्टा आप अगर देखोगे तो इसका कॉर्पस देखो, इसका कॉर्पस 4,75,000 हो गया है, बट इसका कॉर्पस अभी भी 4,18,000 ही है। So there are people who are just waiting for the market to fall. Do not wait for the market to fall. We have seen, we saw that the market is expensive, but still it is not recommended for you to wait. Okay. अब द सेकंड थिंग इज दैट, और ये भी आपको दिखा देता हूँ, मैंने निकाल के रखा था, आई थिंक सो द वीडियोस लेंथ विल गो अप एंड अप, तो बट मैंने शायद निकाला था कि व्हाट इज द रेट। अच्छा देखिए, सो इफ यू अगर अभी वो जो 15% जो मैं बोल रहा था, तो आपको मैं बोल रहा था कि इधर भी आप देख सकते हो
कि नंबर ऑफ पीरियड्स 43 या 1979 में सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड पेमेंट पीएमटी इज हाउ मच 100, उस समय उसका बेस 100 था। प्रेजेंट वैल्यू इज 0, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एनीथिंग। और इसको अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए अभी 60,000 ही रखता हूँ, ठीक है, एंड 0। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो द रिटर्न ऑफ द सेंसेक्स। अगर आप टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हम लोग ने देखा 600 टाइम्स हो गया है, ठीक है, जो कि अगर आप बैंक में अगर इन्वेस्ट करते तो वो सिर्फ इतने लंबे पीरियड में आई थिंक सो 30 या 40 टाइम्स होता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, आप करके देख लेना। अच्छा ये क्या हो गया, रेट, सॉरी ये रेट हुआ, नंबर ऑफ पीरियड्स इज 4300, फ्यूचर वैल्यू, आई एम डूइंग सम मिस्टेक, इट विल कम टू 100 रुपया मैंने लगाया, वो 60,000 रुपीज बन गया। प्रेजेंट वैल्यू इज 0, फ्यूचर वैल्यू इज 60,000। आई थिंक सो आई एम डूइंग सम मिस्टेक। PMT 100, अच्छा it will not come so low, okay, I think so ये 43, ओके, आई विल जस्ट चेक कि मैंने सेंसेक्स का रिटर्न्स कैसे निकाला है। सो सेंसेक्स जैसे मैंने बोला कि 1979 इसका बेस था, तो 1979 में अभी तक का ये होता है 43। मैं अगर वहां पर 100 रुपया लगाता, पीएमटी में 100, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, मैंने गलत जगह 100 रुपया दे दिया, यहाँ पर देना चाहिए था मुझे प्रेजेंट वैल्यू में, कि मैंने 100 रुपया, PMT 0 हो जाएगा। वन टाइम वी आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज एंड तब 16, तो इट विल कम टू 16%। सो दिस इज हाउ आई टोल्ड कि 16% आपको अगर टॉप 50 कंपनीज में आपने बस लगा दिया होता तो आपको 16% रिटर्न इजीली मिल जाता, ठीक है, 16। और इसमें भी डिविडेंड अगर री-इन्वेस्ट होता, जो वो टॉप 50 कंपनीज आपको डिविडेंड देती है, उसको भी आप वापस इन्वेस्ट कर देते, तो ऑलमोस्ट यू विल हैव गॉट अ 16-17% रिटर्न। सो दिस वाज द क्रक्स ऑफ द टुडे स्टोरी। बेसिकली मैंने आपको ये भी बताया कि इज मार्केट एक्सपेंसिव एंड शुड आई इन्वेस्ट नाउ, और कैसे बाई करना है, ये सारा चीज मैंने बताया, ठीक है, आपको सारा कवर किया। तो जो जो मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए, टू मच नॉलेज नहीं चाहिए, रेगुलर अपडेट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस जाना है, एक इंडेक्स फंड खरीद लेना है, एंड यू डू नॉट हैव टू लिसन टू एनी यूट्यूब वीडियोस, एनीथिंग, कुछ नहीं करना है। एंड आई टोल्ड यू इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग भी आपको बताया। लास्टली मैं सिर्फ एक चीज और दिखाना चाहूंगा आपको कि आपको मैंने वीडियो में बताया था कि यार वॉरेन बफेट जैसा तो रिच नहीं बना, आपको थोड़ा सा निराश किया था उस समय, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको कि वॉरेन बफेट जैसा आप रिच नहीं बन सकते, लेकिन अभी कैसे बनेंगे वो मैं दिखा रहा था। सो ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ है। सो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट्स बहुत ज्यादा, जैसे एक पैरामीटर्स हम लोग ने देखा था कि मार्केट एक्सपेंसिव है, तो और बहुत सारा पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं, ठीक है, एंड देन वी कैन डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। सो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, दिस इज एट द लेवल ऑफ, सो कभी कभी वही मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और कभी कभी बहुत डर्टी चीप हो जाती है। अगर हम ऐसे टाइम्स में व्हेन टू बाय और व्हेन टू सेल अगर हमको पता हो, तो वी कैन मेक अ ह्यूज वेल्थ। जैसे कि आप, मैंने आपको दिखाया कुछ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, ये 1999 है, यहाँ सेंसेक्स का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सपोज आपने इस लेवल पे इन्वेस्ट किया होता विच वाज 1 जनवरी 1999, एंड ये जो पीक है हल्का सा, ये है ऑलमोस्ट 14 जनवरी 2000, तो मतलब एक साल बाद ही ये कितना हो गया, 1622 हो गया, मतलब आपका पैसा डबल हो गया। तो 1 लाख रुपीज अगर आपने इन्वेस्ट किया हो, तो वो 2000 में जाके वो 2 लाख रुपया बन जाता है, तो 2 लाख बन गया, आपने यहाँ पर सेल कर दिया इतना ज्यादा। फिर आप फिर से एक बॉटम खोजे, इस बॉटम में आके इन्वेस्ट किए, जो कि होता है सपोजली 2001 में, 2000 में आपने सेल किया, 2001 में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए 1000 रुपीज में, फिर से 1000 रुपीज में इन्वेस्ट कर दिए, वही पैसा, मतलब कि वो जो 2 लाख रुपया था, 1 लाख जो आपका 2 लाख बन गया था, 2 लाख को अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते, और इसको 2007 में जाके, जब ऑलमोस्ट 2007-8, जब वो पूरा एकदम बबल, पूरा हाउसिंग बबल का एकदम बूम था, ऑलमोस्ट 6 इयर्स में आपका ये पैसा 6 टाइम्स हो जाता। 6 टाइम्स इज ह्यूज, बिकॉज इन 15% रिटर्न ऑल्सो आपका पैसा शायद 8 to 10 टाइम्स 10-12 साल में होता है, ठीक है। सो 2 लाख रुपया अगर आप वहां इन्वेस्ट कर देते और 6000 में नियरली ये करते, 6000 के लेवल में इसको सेल कर देते आपका ये को, तो ऑलमोस्ट वो 12 लाख रुपीज हो जाता। फिर ये 12 लाख में जब हाउसिंग बबल का पूरा एकदम बूम फटा, और जब एकदम सबको का सेंटिमेंट्स पूरा लो हो गया, इस बॉटम में 2009-10 के बॉटम में, जो कि ऑलमोस्ट है
2008 का एकदम बॉटम में, नवंबर 2008 में फिर से 3000 के लेवल में उसको खरीद लेते हैं। मतलब वो जो 12 लाख रुपीस आपने जो इन्वेस्ट मिला आपको, उसको आपने फिर से इन्वेस्ट कर दिया एकदम बॉटम में, and you sell it at a point of in the year 2010, जहां पर 6100 है चीज, 6100 है। सो ऑलमोस्ट वो फिर से डबल हो जाता, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में वो वापस डबल हो जाता। तो अगर आप 1999 से 2010 में, तो ये क्या हो जाता, फिर आपका 12 लाख 24 लाख बन जाता। तो मैं ये क्या बोलना चाह रहा था कि ऑलमोस्ट 11 साल के पीरियड में आपने 1 लाख रुपया को 24 लाख रुपीस कर दिया। मतलब यू जनरेटेड अ return of almost 24 times, because what you invested was sorry what you invested was 1 lakh rupees, and in 1999, and you came out with 24 lakh rupees, and what the return which you generated is 24x, means at least a return of almost 40% to 30 to 40%. Okay, so you generated massive returns. So this is when you know when to buy and when to sell, ठीक है। so इसी तरह when to buy and when to sell, similarly there are times, ठीक है ना, जब कुछ कुछ तो सेक्टर्स बहुत ज्यादा चीप हो जाते हैं। कभी कभी सेक्टर्स बहुत ज्यादा चीप हो जाते हैं, जैसे आईटी सेक्टर कभी चीप हो जाएगा, मेटल सेक्टर बहुत चीप हो जाएगा। इसके लिए आपको सेक्टर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरह सेक्टर्स कभी चीप हो जाते हैं, कभी कभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स कैसा होता है, ठीक है। हाँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, एनएफटीज, मेटावर्स, ये सब में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। एंड इसके अलावा मतलब टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड उसके अलावा मैं क्या बोलूं, उसके अलावा और डेप्थ फंड्स क्या होता है, ठीक है, डेप्थ में पैसा कब रखना है, कैसे रखना है, क्या है, ठीक है। तो ऐसा बहुत चीजें जो आप सीख सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लर्न ऑल दिस, बट my objective for today's video was to make you aware of this investing which you are missing out, and start investing right now, ठीक है। in and this is the mail id where you can mail me, ठीक है, if you have any queries। also I will share my LinkedIn coordinates with you, ठीक है, in this below the video, so that you can contact me। so you can mail me at auditpractically@gmail.com, ठीक है। और आप LinkedIn में भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, if you have any queries, any suggestions, ठीक है। प्लीज मेक पीपल मोर अवेयर ऑफ दिस वीडियो एंड दिस इन्वेस्टिंग। आप जब किसी और से जब ये सब चीज बात करोगे तभी आप और ज्यादा सीखते हो। दैट इज व्हाट आई डू ऑलवेज, यू लर्न मोर, ठीक है ना, व्हेन यू टीच पीपल मोर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्टली व्हाट आई विल लाइक टू से यू इज दैट if you are interested in learning more about investing, whatever I told you, that sectors indices कैसे होता है, और ऐसे when to buy, when to sell, ये सब आप कैसे पता करते हैं, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, और भी बहुत सारा चीजें हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हमारा क्या है, व्यूज, ठीक है। ये सारा चीज अगर आपको बहुत सारा चीज के बारे में जानना है, यू कैन जस्ट मेल मी ऑन दिस, and you with the subject line, do write a subject line investment, ठीक है ना। I will get back to you, ठीक है ना, and then we can talk on this। but till then I hope you enjoyed the video, you learned a lot, and start investing, okay, because मेरा इतना बड़ा वीडियो बनाने का ये फोकस था कि आप लोग इन्वेस्टिंग शुरू कर दो, because the best time is right now। please do like, share, subscribe the channel। thanks for watching, thank you so much।